हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं रेशियो एनालिसिस के आज 4th नंबर क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे सिलेबस में टोटल 4 टाइप के रेशियो। टोटल कितने टाइप के रेशियो है भैया? 4 टाइप के रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज सोल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जिसमें भैया लिक्विडिटी रेशियो तो हमें बहुत ईजी लगा था, टर्नओवर रेशियो भी थोड़ा बहुत ईजी था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में थोड़ा टफ हो गया हमारे लिए सिचुएशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सॉल्वेंसी रेशियो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जितना हो सके आप बहुत अच्छे से सॉल्वेंसी रेशियो डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट ऐसा सॉल्वेंसी रेशियो से क्वेश्चन नहीं पूछा है, बाद बाकी सभी से पूछ लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टर्म में सॉल्वेंसी रेशियो से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ दे। और सबसे पहले दूसरा बात मैं क्या बोल रहा हूँ, नेग्लेक्ट मत करो। मिनिमम 5 नंबर का इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता ही है, और मैक्सिमम का तो पूछो ही मत। एक टर्म में इंस्टीट्यूट ने 15 नंबर का एग्जाम में पूछा था। तो आप ये सोच के पढ़ो कि आपके टर्म में 15 नंबर का रेशियो एनालिसिस आने वाला है। आप ये सोच के ये चैप्टर पढ़ो कि आपके एग्जाम में 15 नंबर का आने वाला है। अगर आप लोग इसको 5 नंबर ऐसे ही सोचोगे ना कि भैया 5 ही का तो आएगा, छोड़ देंगे, तो अब क्या पता आपके टर्म में 15 नंबर का दे दिया तो। इसलिए पढ़ो अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक देखो मैंने बेसिक फॉर्मूलेज आपके साथ डिस्कस भी नहीं किए। बस जो जो बुक में दिया था हम लोग को किए थे, वो किए थे। ट्रस्ट मी, आज खाली एक बार सॉल्वेंसी रेशियो हो जाए, आज खाली एक बार हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो हो जाए ना, हो जाए ना, नेक्स्ट क्लास में जो आने वाला क्लास है, आज के क्लास के बाद हमारा अप्रोक्स चारों हो गया। होने के बाद मैं आपको समरी आपको कराऊंगा। वो समरी में एक एक तो फॉर्मूला इतने अच्छे से आपको याद हो जाएंगे ना, इतने अच्छे से याद हो जाएंगे, आप टेंशन ही मत लो। 1-1.5 घंटा का मैं कराऊंगा, जितना टाइम लगे। लेकिन वो समरी ना आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा, रेशियो चैप्टर के लिए पूरा चार्ट रिवीजन हर चीज के लिए वो हेल्प करेगा। आज अच्छा क्लास कर लो, ट्रस्ट मी। अभी तक का क्लास आप खाली कर लियो, एक बार और अगर आप प्रैक्टिस भी कर लियो तो एक क्लास और बने रहो। नेक्स्ट क्लास आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज चलो, आज तो हम लोग अपना सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हम लोग किसके ऊपर बात करते हैं भैया? हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज के ऊपर, ठीक है? किसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं? हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। अब यह पता है सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या होता है? अगर आप लोग थोड़ा सा भी जानते हो तो भैया सॉल्वेंट का उल्टा वर्ड इंसॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का उल्टा वर्ड क्या होता है? इंसॉल्वेंट। मैंने कभी बताया है क्या? नहीं बताया तो आप लोग कभी सुने होंगे भैया। सॉल्वेंट का उल्टा वर्ड होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है पता है? कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट। कंपनी इज अनेबल टू पे द डेट, टू पे इट्स डेट। डेट मतलब कर्जा। कंपनी अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है भैया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कि कंपनी अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ गया है बहुत, कंपनी और अपना कर्जा क्लियर नहीं कर पा रहा। तो भैया सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कंपनी इज एबल टू पे द डेट, कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कि भैया कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट, कि कंपनी अपना डेट पेमेंट करने के लिए एबल है, कंपनी अपना कर्जा आराम से पेमेंट कर सकती है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कि कंपनी और अपना कर्जा पेमेंट नहीं कर सकती। जबकि सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कि टेंशन मत लो, कंपनी तो अपना कर्जा आराम से पेमेंट कर सकती है। इतना समझ गए? तो भैया सॉल्वेंसी रेशियो का हमारा क्या मतलब होता है? कि हाउ मच सेफ साइड पोजिशन ऑफ द कंपनी। आप लोग को ये याद नहीं करना, आप लोगों को बस समझना है कि पे द डेट। ये सब लाइन आप लोग को याद ही नहीं करना, एग्जाम में पूछेगा ही नहीं व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो से हम लोग को ये पता चलता है कि कितना कंपनी पानी में अपना कर्जा को पूरा करने के लिए, है ना? हम लोग को सॉल्वेंसी से ये पता चलता है कि कंपनी देखो, आप तो कर्जा भर भर के ले लिए, मेरे कंपनी आप तो कर्जा भर भर के ले लिए, लेकिन आप कितने पानी में हो, कितने पानी में हो, कितना कंपनी मेरा सेफ साइड है। हम लोग को सॉल्वेंसी रेशियो से ये पता चलता है कि कंपनी आप कितना पानी में हो, आप कितना सेफ साइड हो अपना कर्जा को पेमेंट करने के लिए, है ना? और भैया इसी से तो हमें पता चलता है कि भैया मेरी कंपनी अभी सॉल्वेंट है, तो मेरी कंपनी अभी लॉन्ग रन में बिजनेस कर पाएगी। तो ऐसा पता चला कि कर्जा बढ़ते 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 मेरा कंपनी एक दिन इंसॉल्वेंट के नौबत में आ गया। तो यही हमें कौन बताता है भैया? सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। इसका नाम सॉल्वेंसी रेशियो भी है, सॉल्वेंट रेशियो भी है। बस सॉल्वेंट रेशियो हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि भैया मेरी कंपनी अभी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगी, मेरी कंपनी अपना लाइबिलिटी पेमेंट करने में एकदम सक्षम है, तो ओके है ना? ये हमें बताता है कौन? सॉल्वेंसी रेशियो। कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो में हमें सबसे पहला रेशियो क्या सीखने को मिलता है? डेट इक्विटी रेशियो। क्या सीखने को मिलता है हमारा? डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो में हमें सबसे पहला क्या सीखने को मिलता है भैया? डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब डेट इक्विटी रेशियो हमें क्या सिखाता है? कि हाउ मच
कंपनी डिपेंड्स ऑन आउटसाइडर मनी, आउटसाइडर मनी कहने का मतलब है मेरा डेट कंपेयर टू ओनर्स फंड। ओनर्स फंड कहने का मेरा मतलब है इक्विटी। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो मेरी कंपनी में लायबिलिटी है, मेरी कंपनी में एक एसेट होता है एक लायबिलिटी होता है, मेरे कंपनी में एसेट होता है लायबिलिटी होता है, इतना आप लोगों को पता है। अब भैया एसेट होता है लायबिलिटी होता है, देखो मैं आप लोगों को चलो ड्राफ्ट ही कर देता हूँ, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट बाई शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को शेयर होल्डर फंड को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, मतलब आप कह सकते हो डेब्ट बाई इक्विटी। ठीक है, सब आप लोगों को बताता हूँ, एकदम टेंशन मत। भैया याद रखो, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, भैया शेयर होल्डर फंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, जिसको हम लोग प्यार से इक्विटी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एकदम प्यार से इक्विटी भी बोलते हैं। इसका मतलब भैया क्या होता है पता है, इसका मतलब आपको इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेना है, आपको इक्विटी शेयर भी लेना है, इक्विटी शेयर भी लोगे, इक्विटी शेयर के साथ साथ आप प्रेफरेंस भी लोगे। जब आप लोग बात करते हैं शेयर होल्डर फंड, तो भैया हम लोग को इक्विटी भी लेना है, प्रेफरेंस भी लेना है। क्या लेना है, इक्विटी भी लेना है, प्रेफरेंस भी लेना है, प्लस भैया जो कंपनी में रिजर्व होते हैं, कंपनी के जो रिजर्व होते हैं, फ्री रिजर्व होते हैं ना, वो सब भी लेना है। और भैया आप लोग एक चीज भूल गए, मैंने चैप्टर 2 में आप लोगों को बताया था सैम्पा, सैम्पा बुक करके कुछ बताया था कि नहीं। सैम्पा मतलब क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सैम्पा मतलब क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी लेना है, वो भी लेना है। आप लोग को सब क्लियर करा देता हूँ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक्चुअली क्या होता है, ये क्या होता है, आप लोग अभी शेयर का चैप्टर पढ़ के आए हो, नाम से नहीं समझ आ रहा, नाम से नहीं समझ आ रहा कि कंपनी ने अलॉटमेंट में रुपया ले लिया, एक्सेस रुपया ले लिया, कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस रुपया ले लिया, लेकिन कंपनी अभी तक अलॉटमेंट की नहीं। सैंपल क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कंपनी एप्लीकेशन में रुपया ले लिया, अभी तक अलॉटमेंट किया ही नहीं, तो भैया वो सब सैंपल हो जाता है। साथ में भैया एक और होता है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अगेंस्ट शेयर वारंट। ये सब आप लोग अगर चैप्टर 2 पढ़ के आए हो, आप लोग अगर चैप्टर 2 पढ़ के आए हो, चैप्टर 2 में सब हमारा शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आता है। चैप्टर 2 में जब हम लोग का इक्विटी लायबिलिटी साइड शुरू होता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर ही सब आता है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर जितना चीज है सब हम लोग डाल देंगे। देखो ना, नाम ही है शेयर होल्डर फंड, आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हो शेयर होल्डर फंड। ठीक है, नाम से ही समझ पा रहे हो शेयर होल्डर फंड, जिसको हम लोग प्यार से इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें ये दर्शाता है कि भैया आपकी कंपनी आउटसाइडर के रुपए पे कितना डिपेंड है एज कंपेयर टू ओनर की मनी। आप लोग के ओनर का मनी इतना, ओनर ओनर शेयर होल्डर फंड में देखो ना, हर सारी चीजें वो मेरी ओनर्स है। भैया प्रेफरेंस वाले भी तो एक ना एक तरीके से ओनर्स होते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि भैया कंपनी आपकी, देखो ना आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म डेप्ट में कितना डिपेंड है। भैया शॉर्ट टर्म डेप्ट को नहीं लोगे, शॉर्ट टर्म डेप्ट हम लोग इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म का चीज तो मेरा करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी का चीज तो करेंट रेशियो है। करेंट लायबिलिटी को देखो, कंपनी को करेंट लायबिलिटी को लेकर बेसिक टेंशन नहीं होता, क्यों, करेंट लायबिलिटी के लिए कंपनी के पास करेंट रेशियो। लेकिन भैया लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए कंपनी के पास क्या, इसीलिए कंपनी एक बार चेक कर रही है कि जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लेके रखा है उसके लिए कंपनी के पास कुछ है कि नहीं, है ना। इसीलिए हम लोग एक बार शेयर होल्डर फंड से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, शेयर होल्डर फंड से अपने आप को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब भैया एक बार देखो, एक बार बैलेंस शीट का हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं। कंपनी तक का बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मली बना रहा हूँ। इस साइड मेरा लायबिलिटीज आता है, आप लोगों को पता है, नॉर्मल टी फॉर्मेट में जो हम लोग बचपन क्लास 12 में करते थे। इस साइड मेरा एसेट्स आता है, मैं एक बार क्लास 12 के हिसाब से करा रहा हूँ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब यह चलो हम लोग एक ऐसे एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं। भैया सबसे पहले मान लो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आपने जो जो कहा मान लो सब है। शेयर होल्डर फंड में मेरी कंपनी में शेयर होल्डर फंड है। भैया मेरी कंपनी में मान लो डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स आप लोगों को पता है लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है ना। फिर भैया मेरी कंपनी में क्या है, कुछ करेंट लायबिलिटीज है, कुछ करेंट लायबिलिटीज और भैया मेरी कंपनी एसेट के नाम पे फिक्स एसेट्स है ना। और भैया कुछ
कुछ क्या है बताओ तो, कैश और करेंट एसेट्स पड़े हैं। ठीक है, ये मेरी कंपनी का एक तो छोटा सा बैलेंस शीट। ठीक है, टोटल एक बार फिगर्स डाल देता हूँ। शेयर होल्डर फंड मान लो मेरी कंपनी पे 2 लाख का है, डिवेंचर मान लो 1 लाख का है, करेंट लाइबिलिटीज मान लो 4 लाख का है। सिमिलरली भैया 4 लाख का फिक्स एसेट्स है, 1.5 लाख का मेरे पास कैश है, और 1.5 लाख का मेरे पास करेंट एसेट्स है। ठीक है, तो 4 3 7, 4 3 7 भैया 7 लाख, 7 लाख मेरा बैलेंस शीट तो मैच, मेरा बैलेंस शीट तो मैच। अब चलो, अभी इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए कि भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो, तो आप कैसे निकालोगे बताओ तो। भैया सब सिमिलर है, आप तो बहुत अच्छा फॉर्मूला बताए, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। भैया लॉन्ग टर्म डेप्ट है मेरा 1 लाख और शेयर होल्डर फंड है 2 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट है मेरा 1 लाख और भैया शेयर होल्डर फंड है 2 लाख। क्या भैया हम लोग ये करेंट लाइबिलिटी को नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि करेंट लाइबिलिटी को तो रिपेमेंट करने के लिए करेंट एसेट्स खड़ा रहता है। हम लोग देख के भी आए थे, है ना, जब हम लोग वो वाला कर रहे थे ना, कौन सा बताओ तो, लिक्विडिटी रेशियो। जब हम लोग लिक्विडिटी रेशियो कर रहे थे वहां हम लोग देखे थे ना, करेंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए तो मेरा करेंट एसेट्स खड़ा ही रहता है। अच्छा, करेंट एसेट्स नहीं भी है तो इन्वेंट्री तो है ही, इन्वेंट्री तो सबसे बड़ा करेंट एसेट्स है। लेकिन भैया लॉन्ग टर्म, मुझे लॉन्ग टर्म देखना है, लॉन्ग टर्म। जब भी मैं डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट कर्जा का बात करूं तो आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला कर्जा देखना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा क्या है? मेरा डिवेंचर और भैया शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में आप क्या क्या लोगे मैंने बताया ना, शेयर होल्डर फंड में हमें इक्विटी भी लेना है, प्रेफरेंस भी लेना है, रिजर्व भी लेना है, जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है वो भी लेना है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है वो भी लेना है। जैसा मेरा कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को बताया था, शेयर होल्डर फंड सब ले लेना है। ठीक है, अब मेरा दिक्कत का बात क्या है, दिक्कत का बात क्या है, मान लो मेरी कंपनी में आपको ये वाला डेटा नहीं दिया, आपको शेयर होल्डर फंड का डेटा ही नहीं दिया, आपको डिवेंचर पता है, करेंट लाइबिलिटी पता है, भैया शेयर होल्डर फंड का डेटा ही नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? शेयर होल्डर फंड का डेटा ही नहीं दिया, मेरा कंपनी मेरा एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन दे दिया, मेरे एग्जाम में आपको सब क्वेश्चन दे दिया, खाली शेयर होल्डर फंड मिसिंग कर दिया और बोलता है डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालो। मैंने, मेरा बात समझ रहे हो? मेरे एग्जाम में मान लो इंस्टीट्यूट आपको क्या बोलता है, आपको सब डेटा दे दिया, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी दे दिया, खाली आपको शेयर होल्डर फंड नहीं दिया, और तो आप बोलोगे भैया इंस्टीट्यूट का तो क्वेश्चन गलत है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का तो फॉर्मूला ही है डेप्ट बाय शेयर होल्डर फंड। अगर क्वेश्चन हमें शेयर होल्डर फंड देगा ही नहीं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मैं बोलता हूँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते बताओ तो? अरे भैया मेरी कंपनी में शेयर होल्डर फंड निकालने का दो तरीका है। आइदर आप शेयर और रिजर्व को प्लस कर लो, और नहीं तो आप टोटल लायबिलिटीज में से ये दो चीजों को माइनस कर दो। नहीं तो आप टोटल लायबिलिटीज में से एक और फॉर्मूला, नहीं तो कंपनी का जो टोटल लायबिलिटीज है, टोटल लायबिलिटीज में से आप करेंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेप्ट को माइनस कर दोगे तो नहीं आ जाएगा। नहीं तो आप टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेप्ट को माइनस कर दोगे तो नहीं आ जाएगा। भैया टोटल लायबिलिटी 7 लाख, 7 में से 4 को हटा दो, 1 को हटा दो भैया, तो भी 3 लाख आ जाएगा। अब भैया मेरी कंपनी में लायबिलिटी भी नहीं दिया तो कोई बात नहीं भैया, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, ये हमें पता है। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। भैया एसेट का तो डिटेल दे के ही रखा है, मतलब 7 लाख का एसेट है तो 7 लाख का लायबिलिटी भी है। अगर मेरी कंपनी में 7 लाख का एसेट है तो 7 लाख का लायबिलिटी भी है। 7 लाख में से भैया हम लोग करेंट वाले चीजों को हटा देंगे और लॉन्ग टर्म डेप्ट को हटा देंगे, बन जाएगा मेरा शेयर होल्डर फंड। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो आप टोटल लायबिलिटी भी कह सकते हो या टोटल एसेट भी कह सकते हो। आप टोटल एसेट में से भी करेंट लायबिलिटी को हटा दो, लॉन्ग टर्म डेप्ट को हटा दो, तो भी आ जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड। किस किस को मेरा बात इतना क्लियर है? किस किस को इतना बात मेरा क्लियर है बता दो, किस किस को मेरा बात इतना क्लियर है? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया भैया, डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया, डेप्ट बाई शेयर होल्डर फंड। ये हमें बताता है कि मेरी कंपनी बाहर वाले कर्जे पे कितना डिपेंड है एज कंपेयर टू मेरे घर का कर्जा। कंपनी के पास दो कर्जा, लायबिलिटी दोनों ही है, इक्विटी भी लायबिलिटी है, डिवेंचर वगैरह भी लायबिलिटी है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले कर्जे होते हैं कंपनी उस पर कितना डिपेंड है एज कंपेयर टू मेरे घर के कर्जे। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं भैया, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब यह शेयर होल्डर फंड में इक्विटी भी ले लो, प्रेफरेंस भी ले लो, रिजर्व भी ले लो, जो सैम्पा करके आता है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था वो भी ले लो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट वो भी ले लो, ठीक है, वो भी ले लो। और नहीं भैया लेकिन हमें डायरेक्ट शेयर होल्डर फंड नहीं दिया, कोई बात नहीं, टोटल एसेट का डिटेल है ना, टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी होता है, उसमें से करंट वाले चीजों को हटा दो, लॉन्ग टर्म डेप्ट को हटा दो, तो भी भैया हमारा आंसर आ जाएगा, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। बात एक ही
समझे? तो क्या हम लोग एक सम्स करने के लिए रेडी है? हाँ, हम लोग क्या एक सम्स करने के लिए रेडी है? हाँ? देखो, लॉन्ग टर्म डेट बाई शेयर होल्डर फंड में शेयर भी ले लो, रिजर्व भी ले लो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट सब ले लो। ठीक है, ठीक है। आओ चलो हम लोग एक सम्स देखते हैं भैया। देखो एग्जाम में आपको ऐसे ही बैलेंस शीट दे देगा, लेकिन बहुत सारे मिसिंग फिगर दे देंगे। आप बस इतना ही क्वेश्चन है, क्या करने बोल रहा है, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। कोई बात नहीं भैया, निकाल लेंगे। भैया डेप्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए भैया? डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जा। कर्जा में भैया क्या दिख रहा है? कर्जा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भैया ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरेंगी तो एक तो मेरा डेप्ट है ना। करेंट लाइबिलिटी तो मेरा डेप्ट नहीं है, डेप्ट नहीं है। इलस्ट्रेशन 4 करने हैं, आओ चलो कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4 नेक्स्ट क्लास जो होगा, मैं आप लोग को एक एक ठो रेशियो बहुत अच्छे से डीप में समझाऊंगा। बस आप लोग आज का क्लास और कर लो। भैया मेरी कंपनी में डेप्ट कितने की है? भैया डेप्ट के नाम पे मेरी कंपनी में क्या भैया करेंट लाइबिलिटी मेरा डेप्ट नहीं है? देखो करेंट लाइबिलिटी मेरा डेप्ट है, कर्जा ही है एक तरीके का। लेकिन करेंट लाइबिलिटी तो हम लोग को लिक्विडिटी रेशियो में करते हैं, जो कि हम लोग करेंट एसेट्स के साथ कंपेयर कर रहे होते थे, है ना। तो कंपनी को करेंट लाइबिलिटी को लेकर बेसी टेंशन नहीं है, कंपनी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को लेकर ज्यादा टेंशन है ना। तो भैया 1.5 लाख का कंपनी के पास डेप्ट है, 1.5 लाख रुपया का कंपनी के पास कर्जा है। अब भैया शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी में क्या क्या है कंपनी के पास? शेयर होल्डर्स फंड कहे तो इक्विटी, उसके नाम पर मेरी कंपनी के पास क्या क्या है बताओ तो। भैया मेरी कंपनी के पास 8 लाख के शेयर है। अब भैया इस शेयर पे मेरा इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, एनीथिंग। 8 लाख के शेयर है ना। ठीक है, ये देखो इस शेयर के अंदर मेरा इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, एनीथिंग भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। अब भैया मेरी कंपनी पे 1 लाख का रिजर्व है, 1 लाख का मेरी कंपनी के पास रिजर्व है। ये भी भैया मेरे शेयर का पार्ट होता है, ये भी मेरे शेयर का पार्ट होता है। और भैया ये जो सैंपा होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी मेरा भैया शेयर है, क्योंकि ये एक टाइप से शेयर होल्डर ही तो है। अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, है तो शेयर होल्डर ही। 2 लाख, 2 लाख इसको भी ले लो। तो भैया टोटल मेरी कंपनी पे कितने की है? 11 लाख रुपया का शेयर होल्डर फंड है। तो भैया मेरा क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था, डेप्ट इक्विटी रेशियो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा। आप लोग एकदम खुश मत होना, आप लोग फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो ही आपको एग्जाम में सम्स बनेगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट बाई इक्विटी। हाँ लेकिन ये कह सकते हो, अगर एग्जाम में मान लो 10-15 नंबर का दे रहा है, 10-15 नंबर का दे रहा है, तो भैया 5-10 नंबर का तो क्वेश्चन बहुत ईजी देगा। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख कितना होता है मेरे भाई? 1 लाख डिवाइडेड बाई 11 लाख। भैया मेरा तो 0.136 आ रहा है कुछ, मेरा तो 0.136 आ रहा है। अब आओ हमारे इंस्टीट्यूट के बुक्स में, हमारे इंस्टीट्यूट के बुक्स ने क्या किया भैया, लॉन्ग टर्म बोरिंग 1.5 लाख तो ठीक ले लिया, ठीक ले लिया। लेकिन भैया जब बारी आई इक्विटी की, तो इक्विटी में वो लोग सैंपा को लेते ही नहीं है। इक्विटी में वो लोगों ने देखो ना, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है 2 लाख का, इन लोगों ने इसको लिया ही नहीं, जबकि ये लोग खुद ये लेना तो चाहिए। भैया जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, ये भी तो मेरा एक टाइप का वो है, ये भी तो मेरा एक टाइप का इक्विटी है। बताओ लेते ही नहीं है। जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, इसको नहीं लेंगे क्या? हाँ, अभी भैया पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है तो क्या हुआ, लेना तो चाहिए, लेना तो चाहिए। आई डोंट नो, पता नहीं इंस्टीट्यूट क्यों इसको लेके साइलेंट है। ठीक है, हम लोग तो भैया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इसको भी लेके सम्स कर दिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि भैया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, आपने शेयर एप्लीकेशन मनी ले लिया, अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया, अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया। हाँ, एक तरीके से भैया आप लोग इसको भी ले लेना। ठीक है, और आप लोग नीचे नोट दे सकते हो कि वी एज्यूम दैट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर फंड, बस ऐसे लिख के आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कर लिया, तो चलो हम लोग सेकंड नंबर जाते हैं। ठीक है भैया, सेकंड नंबर जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, क्योंकि हमने सैंपा को भी इंक्लूड कर लिया अपने क्वेश्चन में, तो आप लोग ना एक बात लिख सकते हो। देखो एक्चुअली शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, कि कंपनी एप्लीकेशन के टाइम ही आपसे रुपया ले रही है। अभी ये पता नहीं अलॉटमेंट करेगी कि नहीं, क्योंकि देखो कंपनी अगर एप्लीकेशन में रुपया ले रही है, आइदर कंपनी उसको रिफंड भी कर सकती है, आइदर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ, वी एज्यूम दैट द अमाउंट ऑफ
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट इज नॉन रिफंडेबल, मतलब कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी, कंपनी रिफंड नहीं करेगी, इज नॉन रिफंडेबल, है ना। मतलब ये जो भी सैंपा हम लोग यूज किए ना हमारे क्वेश्चन में, हाँ, ये जो हमारे क्वेश्चन में जो सैंपा था ना शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हम लोग ये नोट लिख देंगे कि भैया ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है 2 लाख रुपया, हम लोग ये अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि 2 लाख रुपया मेरी कंपनी रिफंड नहीं करेगी, रिफंड नहीं करेगी। तो अगर रिफंड नहीं करेगी दैट मीन्स ये इसका पूरा मेरा शेयर बन जाएगा। अगर कंपनी 2 लाख रुपया रिफंड नहीं करेगा तो 2 लाख का पूरा शेयर बन जाएगा, है ना। और भैया मेरे पास इंस्टीट्यूट का ओल्ड मॉड्यूल है, ओल्ड मॉड्यूल मतलब क्या कि 6 महीना 7 महीना पुराना मॉड्यूल है, और इसमें तो देखो इंस्टीट्यूट ने, आप लोगों के पास भी अगर फिजिकल मॉड्यूल हो तो आप लोग देखो कि इंस्टीट्यूट ने इसमें सैंपा को ऐड करके रखा है, लेकिन आई डोंट नो कि इंस्टीट्यूट पता नहीं ऑनलाइन वाले मॉड्यूल में क्यों नहीं ऐड करके रखा। बाय द वे जो भी हो, लॉजिक क्या है कि कंपनी ने एप्लीकेशन में ज्यादा रुपया ले लिया, अब कंपनी अगर आप वो चीज को रिफंड करोगे तो हम लोग उसको शेयर होल्डर फंड में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन भैया अगर आप रिफंड नहीं करोगे तो हम लोग ऐड कर देंगे। अभी यह क्वेश्चन मेरा साइलेंट है, रिफंड करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग ये एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि कंपनी वो रिफंड नहीं करेगा, आप लोग ऐड बैक कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आइडियल मैंने कितना बताया, 2:1, 2:1, मतलब अगर आपकी कंपनी पे 1 रुपया का इक्विटी है तो आप 2 गुना डेप्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा तो आपका खतरा हो जाएगा, है ना। हमारे केस में तो 0.136 आया, जो कि भैया बहुत ही कम है, कंपनी हमारा बहुत ही सेफ साइड है, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा बहुत अच्छे से हो गया भैया, ठीक है। आओ दूसरा, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, क्या है दूसरा हमारा, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। भैया डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का कहने का मतलब क्या है, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का आपका मतलब क्या है भैया। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इट शोज व्हाट परसेंटेज ऑफ, आप लोग को लिखना नहीं है, समझना है, मतलब लिख लो, नोट्स बनाओ, लेकिन मैं आप लोगों को कल अच्छा से चार्ट बना दूंगा, कल अच्छा से मैं चार्ट बनाऊंगा, बहुत डिटेल में चार्ट बनवाऊंगा आप लोग से, तो आप लोग अभी तक नहीं भी उतारोगे तो चलेगा। और आज के बाद का जो लेक्चर होगा देखना, देख के मजा ही आ जाएगा, तब लगेगा हाँ रेशियो का कुछ याद हुआ है। व्हाट रेशियो ऑफ टोटल कैपिटल इज फंडेड बाय डेब्ट, भैया डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हमें ये बताता है, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हमें ये बताता है कि भैया टोटल कैपिटल में से टोटल आपका कितना परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल में कितना परसेंट आपका डेब्ट है। तो भैया आप लोग ऊपर में भी तो हम लोग यही कर रहे थे, हाँ कर यही रहे थे, लेकिन यहाँ देखो इसका फॉर्मूला कुछ अलग है, इसका फॉर्मूला कुछ अलग है भैया। ऊपर में तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, हम लोग पहले वाले फॉर्मूला में क्या कर रहे थे भैया, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, है ना, सब ले लेते थे। इस वाले फॉर्मूला में भी वही चीज है, लॉन्ग टर्म डेब्ट लेंगे, लेकिन नीचे क्या लेंगे पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन नीचे क्या लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं जब आप लोग को कहता हूँ, जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसका मतलब क्या होता है, जब मैं आप लोगों को कहता हूँ भैया कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मेरा मतलब क्या है बताओ तो, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब क्या है कि भैया जो हम लोग शेयर होल्डर फंड ले रहे थे ना, जो हम लोग शेयर होल्डर फंड ले रहे थे ना, शेयर होल्डर फंड जिसको हम लोग इक्विटी बोल रहे थे, और भैया इसमें सिर्फ इक्विटी नहीं आता, प्रेफरेंस, रिजर्व, सैंपा ऊपर सब आता है भैया, साथ साथ लॉन्ग टर्म डेब्ट भी ले लो, साथ साथ लॉन्ग टर्म डेब्ट भी ले लो, है ना। बस यही चेंजेस है, बस यही चेंजेस है। ऊपर वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे भैया, हम लोग सिंपली डेप्ट बाय शेयर होल्डर फंड ये करते रहते हैं। और इस वाले केस में क्योंकि वर्ड चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया भैया, नाम बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम क्या बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब भी बोलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड तो होता ही है, साथ में आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट भी होता है। अब भैया आप लोग बोलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म फंड यूज इन द बिजनेस, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म फंड यूज इन द बिजनेस, कि भैया कौन कौन सा लॉन्ग टर्म फंड आपके बिजनेस में यूज हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म फंड, कि कौन कौन सा लॉन्ग टर्म फंड आपके बिजनेस में यूज हो रहा है ना। भले ही वो कहीं से भी हो, भले ही वो कहीं से भी हो, वेदर इट कम फ्रॉम, वेदर इट
कम फ्रॉम ओनर या आउटसाइडर, वेदर इट कम फ्रॉम ओनर या आउटसाइडर। कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का सिंपल मतलब है कि भैया कौन कौन सा लॉन्ग टर्म फंड आपका यूज होता है, भले ही आपके वो ओनर के पास से आया कि आउटसाइडर के पास से आया, हमें फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? तो एग्जाम में सिंपली डेब्ट इक्विटी रेशियो कहने का मतलब क्या है कि भैया खाली शेयर होल्डर, डेब्ट को कंपेयर करना है खाली शेयर होल्डर से। लेकिन भैया एग्जाम में जब भी बोल दे डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो आपको अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को कंपेयर करना है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म फंड। अब लॉन्ग टर्म फंड में शेयर होल्डर फंड भी है, लॉन्ग टर्म फंड में आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट भी है। समझे? सुनते? ठीक है। तो अभी तक हम लोग बस खाली क्या समझे, अभी तक खाली हम लोग इतना समझे कि भैया अगर मेरे एग्जाम में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बोल रहा है तो हम लोग को लॉन्ग टर्म डेब्ट के साथ शेयर होल्डर फंड को डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा क्लियर। लेकिन भैया डेब्ट टू अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दे तो भैया लॉन्ग टर्म डेब्ट के साथ शेयर होल्डर फंड तो लेंगे ही, साथ साथ लॉन्ग टर्म डेब्ट को भी ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि वो लॉन्ग टर्म फंड जिसमें हमारी कंपनी डिपेंड है, वो लॉन्ग टर्म फंड जिसमें हमारी कंपनी डिपेंड है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट के बुक में भी देख लो, इंस्टीट्यूट के बुक में भी देख लो क्या देके रखा है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला में भरोसा नहीं हो, इंस्टीट्यूट की का बुक भी आपको डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट में शेयर होल्डर फंड को ऐड बैक कर लो। ठीक है, आओ चलो एक बार इलस्ट्रेशन 5 करते हैं, एक बार मजे से इलस्ट्रेशन। ठीक है, एक बार इलस्ट्रेशन 5 में जो जो डेटा देके रखा है, जो जो डेटा देके रखा है, एक बार इलस्ट्रेशन 5 का चेक करते हैं। भैया 40 लाख शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के नाम पर मेरे पास क्या 40 लाख। क्या भैया हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लेते हैं क्या? नहीं भैया, आपने तो लॉन्ग टर्म को लेने कहा है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कितना है मेरी कंपनी में? 40 लाख की। ठीक है, और भैया 70 लाख क्या है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मेरी कंपनी में? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितने की है? 70 लैक्स। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के नाम पर मेरे पास 70 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, और क्या क्या मेरी कंपनी पे? दे हैव आल्सो इशूड 20 लाख इन प्रेफर्ड स्टॉक। भैया शेयर भी मेरा एक स्टॉक होता है, आपको पता है शेयर क्या होता है? कि स्टॉक ही होता है। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर का मतलब प्रेफर्ड स्टॉक। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रेफर्ड स्टॉक नाम दे दे, प्रेफर्ड स्टॉक कहने का मतलब है प्रेफरेंस शेयर। तो मेरे पास 20 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है 20 लाख के, मेरे पास 20 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है। और क्या डेटा है मेरे पास बताओ तो? भैया 5 लाख रुपीज माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अभी तक हम लोग चैप्टर नहीं पढ़े, जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना कंसोलिडेशन आपके सिलेबस में, कंसोलिडेशन में हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब समझ जाएंगे। अभी के लिए याद रखो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक टाइप का रिजर्व भी होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक टाइप का रिजर्व भी होता है। तो हम लोग शेयर कैपिटल में इसको ऐड बैक कर लेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा एक टाइप का क्या होता है? रिजर्व भी होता है। कितने की माइनॉरिटी इंटरेस्ट है मेरे पास? 5 लाख रुपए की माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। और उसके बाद 8 लाख रुपया मेरे पास शेयर है 10 रुपए करके। तो मेरे पास शेयर कितने हैं? 8 लाख शेयर 10 रुपए करके। मेरे पास शेयर कितने हैं? ये एक्चुअली रुपए ही नहीं होगा, पता नहीं इन्होंने रुपया क्यों देके रखा है, एक्चुअली रुपीज नहीं होगा। मेरे पास 8 लाख शेयर है 10 रुपए करके। तो भैया कितने हो गए बताओ तो? 80 लाख रुपए इधर हो गए, है ना। मेरे पास शेयर कितने हो गए? 8 लाख शेयर 10 रुपए करके, 80 लाख के मेरे पास शेयर है। मेरे पास 80 लाख के क्या है? शेयर है। इतना बात से क्लियर है? अब भैया आपको क्या निकालना बोल रहा है आगे? आपको बोला डेब्ट टू कैपिटल रेशियो। कैपिटल कहने का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। चलो हम लोग निकाल लेंगे। देयरफॉर डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आराम से निकाल लेंगे भैया, तो बहुत ईजी है। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कितना होगा भैया? डेब्ट 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 कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट। डेब्ट कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट। भैया ये तो लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं है मेरा, ये तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ये ले लो भैया लॉन्ग टर्म डेब्ट में 70 लाख रुपया। और भैया नीचे आपने क्या कहा था? नीचे आपने कहा था लॉन्ग टर्म डेब्ट में शेयर होल्डर फंड को ऐड बैक करना। भैया लॉन्ग टर्म डेब्ट तो ऐड बैक होगा ही क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड है। भैया ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक टाइप का रिजर्व होता है। और ये भी ऐड कर दो, 20, 50, 80, 20 लाख, 50 लाख, नहीं 5 लाख, 80 लाख। चल बताओ भैया कितना होता है? 70 लाख डिवाइडेड बाई 80, 100, 175 लाख। भैया अप्रोक्स 0.4 अगर इंटू 100 से कर दोगे तो 40% आएगा। 40% आएगा। कितना आएगा भैया? 40%। लेकिन भैया हमारा आंसर पूछा रहा है कितना आएगा हमारा? 40% आएगा। भैया देखो एज पर इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट ने जो हमें फॉर्मूला बताया उसके कंपैरिजन में हम तो एकदम करेक्ट। इंस्टीट्यूट ने जो हमें पहले फॉर्मूला बताया उसके कंपैरिजन में हम तो भैया एकदम करेक्ट है। 40% आ रहा है। 40% कहने का मतलब है कि टोटल कैपिटल में से टोटल आप शेयर होल्डर फंड ले लो, उसमें आप लॉन्ग टर्म डेब्ट को अगर ऐड भी कर दो
उसके उसके कंपैरिजन में 40% मेरा टोटल लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इंस्टीट्यूट आपको एक और फॉर्मूला देता है, टोटल डेप्ट के साथ टोटल एसेट को डिवाइड कर दो। इंस्टीट्यूट आपको एक और फॉर्मूला देता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इंस्टीट्यूट का एक और फॉर्मूला है, और डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इंस्टीट्यूट एक और फॉर्मूला देता है, टोटल डेप्ट के साथ टोटल एसेट को डिवाइड कर दो। टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट कहने का मतलब है टोटल टोटल कर्जा। तो भैया टोटल कर्जा तो मेरा ये भी है और भैया 70 भी है। टोटल कर्जा में तो मेरा 40 भी है, 70 भी है ना। टोटल कर्जा में मेरा 40 भी है, 70 भी है। यहाँ लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्टीट्यूट ने यूज नहीं किया, टोटल डेप्ट। अब ये टोटल एसेट, एसेट का तो डिटेल देके नहीं रखा। तो भैया हम लोग तो एक बात जानते हैं ना, टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। भैया आप लोग एसेट का तो डिटेल नहीं देके रखा, मैं बोल रहा हूँ देके रखा है। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, ये पूरा लाइबिलिटी का डिटेल है, मतलब इतना ही एसेट होगा। बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट ही तो होता है। तो बताओ कितना है, कितना है? 40 प्लस में 70 प्लस में 5 प्लस में 80, भैया ये हो रहा है 215। 215 कितना होता है बताओ तो? 110 डिवाइडेड बाई 215 इंटू 100 भी कर दो भैया, 51.16% आ रहा है आंसर। देखो इंस्टीट्यूट की बुक में वही 51, 0.51 यानी 51 पॉइंट कुछ। समझ गए? समझ गए? मतलब हमारा इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट सबसे पहले बोलता है कि डेप्ट में आप खाली लॉन्ग टर्म डेप्ट को लो और कैपिटल एम्प्लॉयड में आप खाली लॉन्ग टर्म डेप्ट को ऐड करना। लेकिन फिर इंस्टीट्यूट एक और फॉर्मूला देता है, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारा ही डेप्ट को ले लेते हैं, जितना कर्जा है सब ले लेते हैं और जितना एसेट है हम लोग सब ले लेते हैं। ठीक है, तो भैया अब एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हम लोग अगर पहला वाला में होते तो रॉन्ग हो जाते। हाँ अब पता नहीं मुझे एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपसे कैसे क्वेश्चन आस्क करेगा, लेकिन अगर डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि आप पहले वाले फॉर्मूला, दूसरे वाले फॉर्मूला, आप दोनों वाले फॉर्मूला से अलग अलग और लिख के आप आंसर दिखा पाओ, और लिख के आंसर दिखाओ और नीचे नोट डाल दो कि पहले वाले फॉर्मूला में हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया, दूसरे वाले फॉर्मूला में हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को इंक्लूड किया है। अब ऐसे इंस्टीट्यूट को नोट दिखा के आ जाओ। आगे इंस्टीट्यूट का मन वो कौन सी आंसर एक्सेप्ट करेगा ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद दो फॉर्मूला दे दिया। पहले बोलता है नहीं सारा डेप्ट को मत लो, लॉन्ग टर्म डेप्ट को लो, फिर इंस्टीट्यूट नीचे बोलता है टोटल डेप्ट को लो। अब बच्चा करे तो करे क्या, हमें तो भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो इससे बेटर आप एग्जाम में दोनों फॉर्मूला कराओ। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, हम लोगों ने सबसे पहले सीखा डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो में हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट को लेंगे डिवाइडेड बाई इक्विटी। इक्विटी कहने का मतलब है सारे टाइप के शेयर ले लो, सारे टाइप के रिजर्व ले लो, और जो सैंपा होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट होता है, वो भी ले लो। फिर भैया बारी आते है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट लो, नीचे में शेयर होल्डर फंड के साथ लॉन्ग टर्म डेप्ट को एड बैक कर दो। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जितने टाइप के कर्जे हैं चाहे करेंट हो नॉन करेंट हो सब ले लो, नीचे डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब टोटल लायबिलिटी, सबको ले लो, सबको ले लो, जो करेंट नॉन करेंट है सब ले लो। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए। जब भी हमें बात आएगा डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो तो आप लोग को दोनों साइड से आंसर कराना है। इंस्टीट्यूट क्या एक्सेप्ट करेगा, इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है, आप लोग दोनों साइड से आंसर कराओगे। ठीक है, तो भैया हम लोग इसमें भी क्लियर है, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में, तो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में भी लगभग लगभग क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आओ इसके बाद, इसके बाद इसके बाद भैया हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है भैया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मेरा पता है क्या मतलब है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स, इसे कंपनी क्या देख रहा होता है, ए कंपनी कैन पे इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स अर्निंग, ए कंपनी कैन पे
इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स अर्निंग, फ्रॉम इट्स अर्निंग। भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मतलब है कि कंपनी जो अपना कमाई कर रही है ना, कंपनी जो अपना इनकम कमा रही है, या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मेरा सिंपल मतलब है कंपनी जो भी इनकम कमा रही है, कंपनी अपना वो इनकम से कितना टाइम कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रही है ना। भैया इसका पता है सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ तो, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्योंकि भैया देखो कंपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट लेके रखा है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में कंपनी को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता होगा, तो कंपनी वो ये जानना जरूरी है ना कि कंपनी आप इतना रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो, उसमें से आप इतना तो इंटरेस्ट ही दे रहे हो, दोनों का कंपैरिजन करना जरूरी है। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और नहीं तो भैया एक और सेकंड फॉर्मूला है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, EBIT में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेते हैं डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब मुझे इसका भी नहीं पता कि इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको दो फॉर्मूला पकड़ा दिया। अब इंस्टीट्यूट कौन सा आंसर एग्जाम में एक्सेप्ट करेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको दो फॉर्मूला पकड़ा दिया, एक प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और एक पकड़ा दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। पता नहीं तो यही है, एग्जाम में आपको दोनों कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखो आपको एक चार्ट समझाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट समझाता हूँ भैया, एक मैं आप लोगों को चार्ट समझाता हूँ भैया। देखो मेरी कंपनी को सेल करेगी, सेल में से भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे, आपको पता है ना भैया, सेल में से डायरेक्ट सारे खर्चे माइनस होंगे, भैया डायरेक्ट वाले खर्चे माइनस हो जाएंगे तो पता क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाला तो हम लोग शायद लास्ट दिन डिस्कस किए थे। फिर भैया पता क्या होता है, कंपनी के पास जितने भी इनडायरेक्ट टाइप के खर्चे होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, कंपनी वो माइनस कर लेगी, ठीक है, कंपनी वो माइनस कर लेगी, ठीक है। सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करने के बाद पता क्या आ जाएगा, और भैया हाँ डिप्रिसिएशन, कंपनी डिप्रिसिएशन भी तो माइनस करेगा। अब भैया आपको एक बात बता दूं, जैसे ही जहां जहां डिप्रिसिएशन लिखा रहता है वैसे वैसे एमोटाइजेशन भी वर्क करता है, क्योंकि भैया डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस अब इतना है जो एसेट है मेरा टेंजिबल उसके ऊपर लगता है डिप्रिसिएशन, और जो एसेट है मेरा इनटेंजिबल लाइक पेटेंट गुडविल ट्रेडमार्क वो सब में लगता है एमोटाइजेशन। तो ठीक है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट है, सारे इनडायरेक्ट टाइप के खर्चे माइनस हो जाएंगे, इनडायरेक्ट मतलब ऑफिस के खर्चे, तो पता है मेरा क्या आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ये कंपनी कमाया लेकिन इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले, अब कंपनी पता है इससे माइनस करता है इंटरेस्ट, अब कंपनी इससे माइनस करता है इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट के खर्चे को माइनस करता है ना, तो पता है कंपनी के पास क्या बचता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या बचता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब भैया ये वाला फाइनल अर्निंग है, इसमें से कंपनी क्या पेमेंट करेगा, टैक्स पेमेंट कर देगा, टैक्स पेमेंट अगर कंपनी मेरा कर दिया तो मेरी कंपनी के पास पता है क्या बचता है, अगर मेरा कंपनी टैक्स पेमेंट कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बचता है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भैया छोटा सा टेबल अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो, कुछ नहीं बताया भैया मैंने सबसे पहले बताया मेरी कंपनी करती है सेल, सेल में से जितने डायरेक्ट टाइप के खर्चे होते हैं मेरी कंपनी कर देती है, तो मेरी कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है, हम लोग लास्ट दिन भी डिस्कस किए थे, नेक्स्ट क्लास में और डीप में करेंगे। भैया ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना मेरी कंपनी माइनस कर देती है, फिर भैया जो डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन लगना होता है मेरी कंपनी वो भी कर देती है, तो मेरी कंपनी के पास आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब भैया नाम ही है टैक्स देने से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले की अर्निंग। भैया मेरी कंपनी अब इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, इंटरेस्ट क्यों पेमेंट करेगी, जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म का कर्जा लेके रखा है इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो भैया क्या बच गया मेरे पास, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से कंपनी टैक्स भी पेमेंट कर देगा, तो मेरी कंपनी के पास क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब हम लोग अभी कौन सा रेशियो करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि भैया इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास अर्निंग बचा है कि नहीं बचा है, तो भैया इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए मेरी कंपनी के पास तो यही वाला पोर्शन बचा हुआ है, मेरी कंपनी के पास तो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है ना, इसी से तो कंपनी अपना इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, ये बताओ मेरी कंपनी के पास कौन सा पोर्शन बचा हुआ है भैया, हाँ EBIT बचा हुआ है, आप इसी से तो अपना इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, है ना। मैं आप कहने का मतलब समझ रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए मेरी कंपनी के पास क्या पड़ा हुआ है भैया, ये वाला पोर्शन पड़ा हुआ है,
इसी से तो मेरी कंपनी अपना इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। तो ही हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या हुआ, ईबीआईटी में से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर दिए। ईबीआईटी कहने का मतलब है मेरी कंपनी जो भी कमा रही है इंटरेस्ट के पहले, टैक्स के पहले, इंटरेस्ट के पहले, टैक्स के पहले। सिमिलरली आपको एग्जाम में ये दे देगा डायरेक्ट, आप लोग को टैक्स ऐड बैक करना है, इंटरेस्ट को ऐड बैक करना है, तो आप लोग ईबीआईटी तक पहुंच जाओगे। समझे? बस ये चार्ट याद रखो, कल मैं और डिटेल में कराऊंगा। लेकिन भैया ये हो गया एक फॉर्मूला। लेकिन भैया पता बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारी डिबेट है। बहुत लोगों का ये कहना है कि भैया इंटरेस्ट देने के लिए मेरी कंपनी के पास सिर्फ ये थोड़ी है, डिप्रिसिएशन मेरा एक्चुअल में खर्चा थोड़ी हुआ। डिप्रिसिएशन जो हम अपने बुक्स में दिखा रहे हैं, डिप्रिसिएशन तो मेरा एक टाइप का फिक्टिशियस है भैया। डिप्रिसिएशन तो एक टाइप का मेरा फिक्टिशियस है, वो तो सिर्फ बुक्स में दिखाने के लिए है। एक्चुअली में मेरा डिप्रिसिएशन जो मैंने माइनस किया, मेरा कोई कैश फ्लो हुआ नहीं हुआ। इसीलिए आपके पास ये वाला इनकम भी पड़ा हुआ है, आप तो फालतू का माइनस करके अपना ईबीआईटी कमा रहे हो। बहुत सारा डिबेट है। बस हम लोग का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का ये हम लोग का पर्पस है कि भैया इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए मेरे पास अर्निंग बचा है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि उसमें डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपका एक्चुअली में कोई खर्चा नहीं हुआ। ये इनडायरेक्ट खर्चा हम लोग मान सकते हैं हुआ है, डिप्रिसिएशन तो आपका कोई एक्चुअल में खर्चा नहीं है। इसीलिए ईबीआईटी में डिप्रिसिएशन को ऐड बैक आप कर दो, है ना। समझ गए? तो अब मुझे नहीं पता एग्जाम में कौन सा वो लोग पूछेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आप लोग दोनों फॉर्मूला से एग्जाम में कराना और लिख के एज्यूम लिख देना। पहले में हमने डिप्रिसिएशन को नहीं कंसीडर किया, दूसरे में हमने डिप्रिसिएशन को कंसीडर किया। जो आंसर आपका सजेस्टेड आंसर से मैच हो जाए टीचर आपको नंबर दे देगा। ठीक है? तो दोनों तरीके से कराना। समझे? आओ हम लोग एक बार देखते हैं इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 हमसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है मुझे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है 60,000 का। बहुत अच्छी बात है, जैसा मैंने आपको कहा। फिर भैया क्या देके रखा है, भैया मेरे पास 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है। भैया टैक्स रेट है 40%, पहले टैक्स रेट ले लेता हूँ। टैक्स रेट है 40%। और भैया ये क्या क्वेश्चन देके रखा है, 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 10 लाख की। 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 10 लाख की। तो भैया क्या आप मुझे ये पता कर सकते हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में तो इंटरेस्ट पता करना होता है। हम लोग का फॉर्मूला का नाम ही क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमारे फॉर्मूला का नाम क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम लोग क्या चीज को लेके फोकस है भैया, इंटरेस्ट को लेके। तो भैया बताओ ना, क्या मुझे ये मेरे क्वेश्चन मुझे ये देके रखा है कि कंपनी ने कितना रुपया इंटरेस्ट पेमेंट किया। हाँ भैया देके रखा है, 10 लाख रुपया का डेप्ट है, 15% साफ साफ तो देके रखा है मेरे भाई। 3 लाख रुपया का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब भैया देखो मुझे कहां तक पहुंचना है, मेरा फॉर्मूला ईबीआईटी, मेरा फॉर्मूला ईबीआईटी। लेकिन मेरे को क्वेश्चन देके रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ अब भैया ईबीआईटी तक मेरे को क्वेश्चन देके रखा है ये। मुझे क्वेश्चन क्या देके रखा है, मुझे क्वेश्चन 60,000 का ये देके रखा है ना। मुझे क्वेश्चन 60,000 का ये देके रखा है और मुझे 1.5 लाख का इंटरेस्ट पता है। मुझे पता है 1.5 लाख रुपया का इंटरेस्ट है। अब भैया मुझे उल्टा चलना है, मुझे उल्टा चलना है, मुझे ईबीआईटी तक आना है। तो भैया ईबीआईटी तक आने के लिए मैं क्या करूँ, जो ऑलरेडी टैक्स माइनस हो चुका होगा वो टैक्स को ऐड बैक करना होगा, है ना। सिंपल भैया ऐसे ऐड बैक कर दो, प्लस 40% टैक्स, प्लस 40% टैक्स। हाँ ऐसे ऐड बैक कर दो प्लस में 40% टैक्स। ये करेक्ट अप्रोच नहीं है मेरे भाई। किस तरह करना होता है पता है, समझो चीजों को समझो। आपका 40% टैक्स लगने के बाद आपका प्रॉफिट आ रहा 60,000, समझे। 40% टैक्स लगने के बाद आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 60,000 का। दैट मीन्स ये जो 60,000 है ये 60% के बराबर है। समझो टैक्स देने से पहले आपने 100% प्रॉफिट कमाया था, उसमें से तो 40% आपने टैक्स ही दे दिया, तब जाके आपका इतना 60,000 का बिल बचा है। दैट मीन्स ये 60,000 60% के बराबर है, मतलब 1 लाख रुपया का ईबीटी है। अब देखो मेरा 1 लाख रुपया का जरूर ये होगा, इसमें से मैंने 40% यानी कि 40,000 का टैक्स दे दिया, तो जाके मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना 60,000 का। जे मुझे कि नहीं समझे। हाँ सिंपल मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन ये डेटा देके रखा है, मुझे ऊपर जाना है, टैक्स से मेरा 40%।
तो सिंपल ये समझो ना, आपने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, उसमें 40% टैक्स कट गया, तो आपके पास अब जो बचा 60% तो चीज बचा है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स क्या कि 60,000 60% के बराबर है। ये जो 60,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, 60% के बराबर है ना। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है 60,000 का, और टैक्स रेट है 40%। तो देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स भैया पता चल जाएगा। टैक्स के पहले का कितना प्रॉफिट बताओ तो भैया, कुछ नहीं, 60,000 60% के बराबर है। 40% अगर टैक्स लग गया तो बचा कुछ ही मेरा ये 1,00,000 रुपया का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1,00,000 रुपया का मेरा क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, लेकिन भैया हमें तो ये पता चल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें तो ये पता चल गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। लेकिन भैया हमारा फॉर्मूला तो बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट के पहले था, मतलब इंटरेस्ट को भी ऐड बैक अगर हम लोग कर देंगे, इंटरेस्ट कितना हम लोग निकाले थे, 1,50,000 रुपया, अगर 1,50,000 का हम इंटरेस्ट भी ऐड बैक कर दे तो भैया मेरा आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 2,50,000 का, 2,50,000 का मेरा आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आ गया ना, मेरा 2,50,000 का आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ये टेबल में उल्टा चलते रहो, है ना। इसको फिर इसमें ऐड बैक कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2,50,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देख लो टेबल बन गया, 2,50,000 में 1,50,000 इंटरेस्ट दे दिया, 1,00,000 बचा, 1,00,000 में 40,000 का टैक्स दे दिया, 60,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा। तो भैया अब तो सारी चीज हमारे हाथ में है। देयरफॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला है, हाँ, ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट। अब भैया डिप्रिसिएशन तो हमारे क्वेश्चन में ही नहीं है। ईबीआईटी कितने का है मेरा, 2,50,000 का, इंटरेस्ट कितना है, 1,50,000 का, बता दो कितना होगा। भैया 1.66 टाइम्स, 1.66 टाइम। मतलब ये फॉर्मूला हमें क्या दिखाना चाह रहा है कि भैया आपके पास जितना अर्निंग है, आप उससे 1.66 टाइम आप आराम से इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन का बात नहीं है। देखो ना, मेरी कंपनी के पास इंटरेस्ट वालों के लिए 2,50,000 रुपया बचा हुआ था, जबकि कंपनी को इंटरेस्ट तो 1,50,000 देना है, तो कंपनी आपके पास 1.66 टाइम्स आपके पास फंड बचा हुआ है। मेरी कंपनी आपके पास 1.66 टाइम्स आपके पास फंड बचा हुआ है, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये वाला आई थिंक आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला हजम नहीं हुआ होगा, बस ये वाला चीज समझ के एक बार खुद का दिमाग लगाओ और एक बार करने की कोशिश करो, देखो एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आके मैं सबसे डिटेल में आप लोग को एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट उतरवा देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, आओ फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो पे, समझ गए। तो हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें कि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इंस्टीट्यूट ने 2-2 फॉर्मूला देके रखा है, हम लोग एग्जाम में 2-2 फॉर्मूला से कराएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, देखो फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो कहने का क्या मतलब है, क्या कहने का मतलब है, हाउ मेनी टाइम्स a company can pay its fixed charges from its earning। ये कहने का मतलब है कि कंपनी, मेरी कंपनी, आप कितना टाइम अपने अर्निंग में से फिक्स चार्जेस को पेमेंट कर सकते हो। और इसका इंस्टीट्यूट के बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं है। आज मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से फॉर्मूला समझा रहा हूँ, कल के क्वेश्चन में फिर एक बार समझेंगे। बाकी परसों के क्लास में, मतलब कल के बाद वाले क्लास में मेरा जो भी होगा उसमें मैं आप लोग को एक एक सम्स अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, फिक्स चार्जेस रेशियो कहने का क्या मतलब है कि मेरी अर्निंग में से कंपनी फिक्स चार्जेस कितना बार पेमेंट कर सकती है। भैया फिक्स चार्जेस के नाम पे पता है मेरी कंपनी के पास क्या क्या होता है, हाँ भैया मेरी कंपनी फिक्स चार्जेस कहाँ से पेमेंट करेगी बताओ तो। जो कंपनी को फिक्स चार्जेस है, फिक्स चार्जेस कहने का मतलब है भैया इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रेफरेंस वाले डिविडेंड को फिक्स डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है ना। तो भैया सब पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास तो यही वाला रास्ता है, ईबीआईटी, है ना। ईबीआईटी के पहले तो सब फ्लक्चुएशन वाले खर्चे हैं, फिक्स खर्चा, जैसे कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना ही करना है, हर साल करना है। कंपनी को प्रेफरेंस वाले को हर साल डिविडेंड देना है फिक्स परसेंटेज पे, तो उसके लिए तो मेरी कंपनी के पास ये बचता है। और भैया डिप्रिसिएशन भी है,
तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी में अपन क्या ऐड कर लेंगे, डिप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे, है ना, होल डिवाइडेड बाई जो कंपनी का इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा लग रहा है, प्लस में रीपेमेंट, रीपेमेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स परसेंटेज, इस तरह। ठीक है, ठीक है, देख लो क्या फॉर्मूला है। अभी मैं आपको एक बार फॉर्मूला समझाता हूँ कि ये वाला भैया हमने चीज क्यों किया, ये वाला चीज हमने क्यों किया, एक बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक बार हम लोग रियलिस्टिक डेटा पे चलते हैं, रियलिस्टिक डेटा पे चलते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक डेटा भैया, अगर एक बार मैं आप लोगों को फॉर्मूला पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ भैया, सपोज कंपनी ने टेक्स बैंक एनुअल इंटरेस्ट कितना जा रहा है, एनुअल इंटरेस्ट 1 लाख रुपया जा रहा है, एनुअल इंटरेस्ट 10,000 जा रहा है, थोड़ा छोटा डेटा। एनुअल रीपेमेंट, रीपेमेंट भी तो फिक्स है ना कि कंपनी को पेमेंट करना ही है 1 लाख, मतलब कंपनी को हर साल 1 लाख रुपया लोन रीपेमेंट करना है, ठीक है, ठीक है। टैक्स रेट है 20% मान, ठीक है। अब आओ हम लोग एक बार रियलिस्टिक डेटा पे चलते हैं। मान लो मेरी कंपनी ने सेल किया, मान लो मेरी कंपनी ने कितने का सेल किया भैया, 1 करोड़ का। 1 करोड़ में भैया सारे डायरेक्ट खर्चे जुड़ गए, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो गए। भैया कितने के डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो गए, हाँ, मान लो 30 लाख के, ठीक है। भैया मेरी कंपनी के पास क्या बची, ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो बताया था भैया। ग्रॉस प्रॉफिट कितने की बची, 70 लाख की। 70 लाख में मान लो सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दो, 65 लाख के, मान लो जस्ट एक रियलिस्टिक डेटा दे रहा हूँ, सोचो खाली, ठीक है। हाँ लेकिन भैया डिप्रिसिएशन भी तो माइनस करोगे, हाँ, डिप्रिसिएशन मान लो 3 लाख के, ये तो 4 लाख मान लो, ठीक है। अब यह कंपनी के पास क्या बचा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना बच गया भैया, 1 लाख रुपया बचा था, ठीक है। इसमें से भैया मेरी कंपनी क्या पेमेंट करेगी, इंटरेस्ट पेमेंट करेगी ना। इंटरेस्ट कितना मेरी कंपनी पेमेंट करती है, मैंने आपको ऊपर में लिखाया था। इंटरेस्ट कितना देना होता है, एनुअल इंटरेस्ट 10,000 रुपया का इंटरेस्ट जाता है ना, ठीक है। तो मेरी कंपनी के पास क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा भैया, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा, 90,000। अब भैया अगर मेरी कंपनी टैक्स ही रिपेमेंट कर देगी, कितना परसेंट है टैक्स, टैक्स कितना परसेंट था, मैंने टैक्स मैंने कहा 20% है, तो 90,000 का 20%, 18,000 मेरी कंपनी टैक्स पेमेंट कर दे रही है। तो मेरी कंपनी के पास क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरी कंपनी के पास बच रहा है 72,000, समझ रहे हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरी कंपनी के पास बच रहा है 72,000, कितना बच रहा है, 72,000। अब आप एक बात सोचो, पूरा अगर हमने डेटा देख लिया तो भैया मेरी कंपनी के पास टैक्स देने के बाद प्रॉफिट बच रहा है 72, तो मेरी कंपनी 1 लाख रुपया रिपेमेंट कैसे करेगी, मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है भैया। प्रॉफिट टैक्स वैक्स देने के बाद ही मेरी कंपनी के हाथ में 72,000 बच रहे हैं, सारे टैक्स इंटरेस्ट देने के बाद मेरी कंपनी पे 72,000 बच रहे हैं। मेरी कंपनी आपको 1 लाख रुपया एनुअल रिपेमेंट कैसे करेगी, है ना, नहीं कर पाएगी। इसीलिए भैया जब हम लोग अपना फॉर्मूला सजाते हैं, जब हम लोग अपना फॉर्मूला सजाते हैं, ये फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, एनुअल रिपेमेंट को बिफोर टैक्स कंपेयर कर रहे होते हैं, एनुअल रिपेमेंट को बिफोर टैक्स कंपेयर कर रहे होते हैं। बिफोर टैक्स कहने का मतलब है मेरी कंपनी को एनुअल रिपेमेंट 1 लाख रुपया करना है, मेरी कंपनी को 1 लाख रुपया एनुअल रिपेमेंट करना है ना, 1 लाख रुपया। लेकिन ये तो, लेकिन टैक्स देने के पहले मेरी कंपनी के पास उतना सफिशियंट फंड होना चाहिए ना कि टैक्स दे दूं, तो भी मेरी कंपनी के पास 1 लाख रुपया बचे रहेगा। इसीलिए, और मेरी कंपनी कितना परसेंट टैक्स दे रही है, 20%, तो 1 में से 0.2 हटा दो, तो हम लोग ये टीम कर सकते हैं कि 1 लाख रुपया 80% का, एक बार करो 80%,
1 लाख डिवाइडेड बाई 80%, कितना हो गया भैया? 1,25,000। कितना हो गया? 1,25,000। दैट मीन्स भैया हम लोग फॉर्मूला में ये देख रहे होते हैं कि कंपनी अगर आपको एकदम सेफ साइड, अगर आपको सेफ साइड अपना 1 लाख रुपया पेमेंट करना है तो आपके पास 1,25,000 तो होना ही चाहिए। ये 1,25,000 में से अगर आप 20% टैक्स भी दे दोगे 25,000 का, तो भी देखो आपके पास 1 लाख रुपया बचेगा। इसीलिए हमारा फॉर्मूला, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको जितना रुपया रिपेमेंट करना है उसमें से आप टैक्स का प्रोपोर्शन को हटा दो। लाइक मेरी कंपनी अगर 20% टैक्स दे रही है तो मैं जितना भी रिपेमेंट करूंगा उसको 80% के बराबर ही समझ के चलो, तब आपके पास ज्यादा फंड रहेगा। ज्यादा फंड रहेगा तभी तो आप टैक्स देने के बाद भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। क्योंकि मेरी कंपनी अगर हवा में तीर चलाते रही तो समझो ना, मेरी कंपनी के पास 1 लाख रुपया रिपेमेंट करना है, मेरी कंपनी के पास टैक्स के नाम पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72,000 ही बचा है। इस क्वेश्चन में तो मेरी कंपनी रिपेमेंट ही नहीं कर पाएगी, है ना, रिपेमेंट ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला किस तरह डिजाइन है कि आप जितना रुपया रिपेमेंट करोगे तो टैक्स के प्रोपोर्शन में लाओ, 1 माइनस टैक्स कर दो। ठीक है, टैक्स कर दो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है भैया? क्या चीज का फॉर्मूला है? फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। मेरी कंपनी का फिक्स चार्जेस क्या क्या हो सकता है बताओ भैया? एक तो इंटरेस्ट फिक्स चार्जेस हो सकता है, और एक तो मेरी कंपनी को रिपेमेंट करना है। लेकिन भैया रिपेमेंट तो टैक्स के बाद वाले, टैक्स देने के बाद करेंगे, है ना। लेकिन भैया क्या पता उतना बैलेंस ही नहीं बचे, इसलिए आप पहले से सेफ साइड बचने के लिए आप टैक्स को प्रोपोर्शन पहले से ही कर लो। तो भैया इंटरेस्ट और रीपेमेंट, सिर्फ रीपेमेंट में ये करना है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं करना, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम लोग टैक्स देने के पहले करते हैं। इंटरेस्ट तो हम लोग टैक्स देने के पहले करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट पे कोई टैक्स का कुछ नहीं करना, रीपेमेंट में करना है। ठीक है, जितना रुपया रिपेमेंट करेंगे उसको टैक्स के प्रोपोर्शन में ले आना है। और ये दोनों रिपेमेंट करने के लिए मेरी कंपनी के पास क्या क्या अवेलेबल है भैया? मेरी कंपनी के पास ईबीआईटी अवेलेबल है, या मेरी कंपनी के पास डिप्रिसिएशन भी अवेलेबल है। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट के बुक में भी फॉर्मूला इसी तरह डिजाइन किया गया है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डिप्रिसिएशन ऐड कर दो, सारे इंटरेस्ट और लोन, और ये प्लस नहीं होगा, एक्चुअली डिवाइड होगा। पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्यों प्लस करके रखा है, समझ गए? समझे? मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं उसके ऊपर एक बार क्वेश्चन करा दूंगा एक बार। बस आपसे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला चार्ट जो मैंने कराया आप लोग ये समझे होंगे कि क्यों मैं टैक्स को प्रोपोर्शन कर रहा हूँ। क्योंकि भैया अगर मेरे पास बैलेंस ही नहीं बचा तो मैं कहाँ से रिपेमेंट करूंगा? ठीक है, ओके भैया। लास्ट हमारे पास आता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। क्लास बहुत लंबा हो रहा है मेरे ख्याल से, बस ये लास्ट सम्स है। इसका भी इंस्टीट्यूट के बुक में कुछ सम्स नहीं है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझ। यह डेब्ट सर्विस रेशियो कहने का क्या मतलब है? whether cash profit are enough pay interest and loan repayment। भैया डेब्ट सर्विस कहने का मतलब है कि भैया आपके पास जो भी कैश प्रॉफिट बचा, आपके पास जो भी कैश प्रॉफिट बचा, क्या कैश प्रॉफिट इनफ है? डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कहने का क्या मतलब है कि जो भी कैश प्रॉफिट बचा, क्या कैश प्रॉफिट इज इनफ, क्या कैश प्रॉफिट इनफ है इंटरेस्ट ऑन लोन का रिपेमेंट करने के लिए। इसीलिए पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी आप लोग को ज्यादा तो समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको डेटा नहीं दूंगा, एक बार फॉर्मूला को समझ लो। फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग सारे डिप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेते, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, इसमें डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। फिर फिर हम लोग इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। क्योंकि कैश के नाम पे कंपनी के पास तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही पड़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही कैश प्रॉफिट कंपनी के पास बचा है। प्लस डिप्रिसिएशन तो कोई कंपनी का खर्चा होता ही नहीं है कैश के नाम पे, एड बैक कर देना है। इंटरेस्ट वालों को ही तो पेमेंट करना है, उसी के लिए तो सम्स कर रहे हैं। तो भैया एक बार मान के चल दो अगर हम लोग वो पेमेंट नहीं किए तो इसीलिए एड बैक कर रहे होते हैं। प्लस में नॉन कैश चार्जेस, नॉन कैश चार्जेस। भैया कंपनी क्या करती है ना, अपने पीएल में बहुत सारा नॉन कैश का खर्चा मार के रखती है। लाइक मान लो क्या, डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हमारा फॉर्मूला का ही नाम है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो।
हमारा फॉर्मूला का ही नाम है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी, क्या आपके पास कैश प्रॉफिट एनफ है सारे इंटरेस्ट वगैरह को पेमेंट करने के लिए। तो भैया कैश प्रॉफिट पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कंपनी आपके पास क्या क्या कैश प्रॉफिट है। तो कैश प्रॉफिट के नाम पे पूरा टैक्स देने के बाद जो कंपनी के पास बचा वो तो है ही, प्लस डिप्रिसिएशन कोई खर्चा नहीं होता, ऐड बैक कर देते हैं। इंटरेस्ट एक बार के लिए मान लो कि भैया ऐड बैक इसलिए करेंगे क्योंकि वो नहीं बोल लिए तो समझ कर रहे हैं। और भैया मेरी कंपनी अपने पीएल में बहुत सारा नॉन कैश का खर्चा डाल के रखती है, लाइक डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, डेफर्ड टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये सब में क्या होता है ना, एक्चुअली में कंपनी का कुछ खर्चा नहीं हो रहा होता है, लेकिन कंपनी खर्चा दिखा देती है। तो सब हम लोग कैश प्रॉफिट को ऐड बैक कर दिए, डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, जो मेरी कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है और जो मेरी कंपनी को रीपेमेंट करना है, जो मेरी कंपनी को रीपेमेंट करना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही होता है, लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूट है लीज रेंटल को भी ऊपर में ऐड बैक करके रखा है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है लीज रेंटल को भी ऊपर में ऐड बैक करके रखा है। हम लोग एक बार के लिए उसको नहीं करते हैं, जब सम्स करेंगे एक बार देखेंगे, फिर मैं आपको मॉडिफाइड वर्जन में समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है कि आपके पास कितना कैश प्रॉफिट बचा है, आप उसको इंटरेस्ट और रीपेमेंट के साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, ये हो गया हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमने सबसे पहले क्या सीखा, डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो में हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म डेप्ट को लिया, लॉन्ग टर्म, उसमें शेयर होल्डर फंड के साथ कंपेयर किया। दूसरा क्या फॉर्मूला था, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जिसमें हमने लॉन्ग टर्म डेप्ट को लिया और शेयर होल्डर फंड को तो लिया ही नीचे, प्लस में हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट को फिर से ऐड बैक कर दिए। क्यों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का ही मतलब होता है टोटल कैपिटल जिसमें मेरी कंपनी डिपेंड है। ठीक है, हाँ लेकिन भैया डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का इंस्टीट्यूट एक और फॉर्मूला बोल के रखा है, जिसमें आप टोटल डेप्ट को ले लोगे। टोटल डेप्ट मतलब करेंट लायबिलिटी भी, नॉन करेंट लायबिलिटी भी, और टोटल एसेट बोलो, टोटल लायबिलिटी बोलो, बात तो एक ही। फिर भैया तीसरा हम लोग आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है कि कंपनी का कितना इंटरेस्ट का खर्चा है डिवाइडेड, नहीं कंपनी का पास अर्निंग क्या बचा है इंटरेस्ट वालों के लिए। तो इंटरेस्ट वालों के लिए तो मेरे पास ईबीआईटी बचा है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट एक और फॉर्मूला देके रखा जिसमें वो डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। तो भैया हम लोग कर देंगे, दोनों तरीके से एग्जाम में कराएंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या निकला भैया, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। फिर हम लोग क्या किया भैया, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में हमने क्या किया कि फिक्स चार्जेस को पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास कुछ बचा है कि नहीं। तो फिक्स चार्जेस कंपनी कहाँ से पे करेगी, ईबीआईटी में से पेमेंट करेगी, डिप्रिसिएशन में से पेमेंट करेगी। डिप्रिसिएशन से पेमेंट नहीं करेगी, एक्चुअली डिप्रिसिएशन कोई खर्चा नहीं है, कंपनी के पास प्रॉफिट है इसीलिए ऐड बैक कर देते हैं। और कंपनी को क्या क्या पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है और रीपेमेंट करना है। लेकिन रीपेमेंट तो टैक्स के एडजस्ट कर देना है, इसमें 1 माइनस टैक्स रेट कर देना। क्यों करना है, मैंने आपको केस भी समझाया था, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं बचा तो इसके लिए। अब यार लास्ट हमने क्या सीखा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे कैश प्रॉफिट को ले लेते हैं। कैश प्रॉफिट मतलब टैक्स के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचा, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दो, और जो कंपनी पीएल में फालतू का खर्चा मार के रखा है जो एक्चुअली में कैश का कोई खर्चा नहीं है, सबको ऐड बैक कर दो, डिवाइडेड बाई कंपनी का जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है और रीपेमेंट का जो भी खर्चा है। ये था भैया इज ऑल अबाउट सॉल्वेंसी रेशियो। मुझे पता है एक बार में आप लोग को याद नहीं होगा, प्लीज आप लोग का जितना समझो एक बार करो। और एक बार 4 क्लास आज लेके हो गया, चारों में मैंने चारों टाइप के रेशियो कुछ कुछ समझाए, एक बार समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में आओ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक भी सक्स नहीं करेंगे, चारों रेशियो का एक बार समराइज फॉर्म में एक ठोक बढ़िया सा नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चारों रेशियो का बढ़िया मुझसे एकदम नोट्स बना लेंगे जो कि एग्जाम में रिवीजन करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में चारों रेशियो एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।